सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के अंतर्गत संतुलित व असंतुलित बल, गति का प्रथम नियम, जड़त्व आदि विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा। इससे पूर्व के अध्याय में हमने गति के बारे में बात की थी। आज मैं बात करता हूं कि गति का कारण क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि समय के साथ साथ कुछ वस्तुओं की चाल क्यों बदलती है। जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल पर हम पैडल मारते हैं, तो साइकिल की जो स्पीड है, साइकिल की जो चाल है, वो घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है। ऐसा क्यों होता है? फर्श पर रखी एक गेंद को अगर हम धीमे से ठोकर लगा दें, तब वह हमेशा के लिए गतिशील क्यों नहीं रहती? क्यों वह गेंद कुछ समय बाद रुक जाती है? जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप सभी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, क्रिकेट खेलते हैं। जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बैट से शॉट लगाते हैं, तो गेंद कभी कभी बाउंड्री लाइन पर जाने से पहले अपने आप ही क्यों रुक जाती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अब हम चर्चा और करेंगे कि बार बार क्यों कहा जाता है कि सीट बेल्ट लगाएं। कार चलाते समय हम सीट बेल्ट लगाएं। जब हम एरोप्लेन से, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तो जब भी कहा जाता है, जब लैंडिंग होती है, कि सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। बार बार क्यों ऐसा मजबूर किया जाता है? ऐसा क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब खोजने का आज हम प्रयास करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले बल हम आपकी रोजमर्रा की चीजों की ओर ले जाना चाहते हैं कि हम नियमित क्या कार्य करते हैं। जैसे एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। आपने देखा होगा, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने बैटिंग आप कर रहे हैं, आपने शॉट लगाया, गेंद फील्ड में तेजी से जा रही है, एक प्लेयर उसके पीछे भागता है और वो प्लेयर उस गेंद को रोक लेता है। और उस गेंद को रोकने के लिए कुछ बल लगाने की आवश्यकता होती है, कुछ शारीरिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। या तो हम वस्तुओं को खींचते हैं, धकेलते हैं, या हम ठोकर लगाते हैं। आप नॉर्मल हम चल रहे हैं और कोई बॉल हमारे नीचे आकर आगे रखी है या कोई चीज रखी है, तो हम पैर भी मार देते हैं, ठोकर मारते हैं, और वो उसमें गति आ जाती है, मूवमेंट हो जाता है। तो खींचना, धकेलना या ठोकर लगाने की यह क्रिया बल की अवधारणा पर आधारित है। ये सब क्रियाएं बल पर आधारित हैं। जैसे इस पिक्चर में एक बच्चा इस ट्रॉली को पुश कर रहा है, आगे की ओर धकेल रहा है। जब हम कोई दराज खोलते हैं, किसी भी अलमारी में, अलमीरा में या कहीं पर लगी हुई, तो उसे हम बाहर की ओर खींचते हैं। जब हम कोई हॉकी स्टिक से खेलते हैं, तो हम गेंद को ठोकर मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं उसे। इस प्रकार और भी न जाने कितनी क्रियाएं हम दैनिक जीवन में अपनी करते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। अगर हम वस्तु को धकेलते हैं या वस्तु को हम खींचते हैं या उस पर ठोकर लगाते हैं, तो ऐसा करके हम वस्तु को गति प्रदान करते हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही वस्तु में गति उत्पन्न होती है। अब हम आते हैं कि वस्तु में गति क्यों उत्पन्न होती है, जिसका कि मैंने आरंभ में आपसे बात की थी कि वस्तु में गति होती है उस पर बल लगाने से। वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे आपके गेम की बात करता हूं। आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलर ने अपना कार्य किया,
और बॉलर ने गेंद को थ्रो किया, आपने बल्ला घुमाया और बैट से आपने गेंद पर स्ट्राइक किया और आपने बॉल की दिशा कन्वर्ट कर दी। आपके जिस डायरेक्शन में भी आप दिशा बॉल को भेजना चाहते हैं, बल्ले से स्ट्राइक करके उस पर, बल्ले से बैट से उस पर चोट मारकर उसे आप भेज सकते हैं। आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आप गेंद की स्पीड चेंज कर देते हैं। यही सब हम बल लगाकर ऐसा कार्य हम करते हैं। किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। मेरे हाथ में एक स्पंज बॉल है, अब इस पर मैं अगर बल लगा रहा हूं तो देखिए इसकी आकृति, शेप मैंने चेंज कर दी। तो बल लगाकर हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी स्प्रिंग पर बाहर की ओर खींच दें तो स्प्रिंग का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर हम एक बैलून लें, उस बैलून पर अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखें, उसे थोड़ा सा पुश करें तो हम उसका साइज बदल देंगे। वो बैलून अगर गोल था, अंडाकार हो जाएगा। तो किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। ऐसे प्रयोग आप नियमित रूप से कर सकते हैं। क्या बल लगाने से हमेशा वस्तु की गति में परिवर्तन हो सकता है? आइए एक एक्टिविटी हम करके देखते हैं। हमने मेज पर एक कोई वस्तु रखी, उस वस्तु पर एक और एक धागा बांधा एक्स से और एक तरफ बांधा वाई से, और दोनों ओर को हमने बल लगाया। जैसे अगर मैं ये कोई वस्तु लूं, एक कोई भी वस्तु मैं लेता हूं, उस वस्तु पर, ये मैंने रिमोट है, इस वस्तु पर मैंने दोनों ओर को बल लगाया। इधर एक हाथ से बाईं ओर को, एक हाथ से दाईं ओर को मैं बल लगा रहा हूं। देखिए मोबाइल बिल्कुल, ये जो रिमोट है वो हिल नहीं रहा है, जबकि बल लग रहा है। तो अगर मैं इस वस्तु पर जो मैंने लिया, ये जो वस्तु रखी है मेज पर, इस वस्तु पर एक्स दिशा की ओर और वाई दिशा की ओर अगर मैं समान बल लगाऊं, तब यह वस्तु अपनी जगह से नहीं हिलती है, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं। इन दोनों बलों का परिणामी शून्य होता है। और ऐसे बल जो लगाएं तो, किंतु वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना करें, वस्तु की गति को ना घटाएं ना बढ़ाएं, ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। बैलेंस, संतुलित बल। आप देखिए मैंने इसमें लिखा है, यदि पिंड को या वस्तु को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है, तब ऐसी अवस्था में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं। अर्थात संतुलित बल पिंड या वस्तु की गति की अवस्थाओं को परिवर्तित नहीं करता है। ऐसा गेम भी बहुत से बच्चे करते हैं, रस्सा कसी में करते हैं कि दोनों ओर से बराबर बच्चे लग जाएं या बराबर बल लगाएं। ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं एक ओर, परंतु दोनों ओर से अगर बल बराबर लगाएं तो दोनों टीम स्थिर हो जाती है, रस्सा किधर भी नहीं जाता है। ऐसे हम कर सकते हैं। परंतु अगर हम क्या करें, अगर एक तरफ हम बल ज्यादा लगाते, चाहे एक्स की ओर या वाई की ओर, अगर एक्स की ओर ज्यादा बल लगेगा तो यह वस्तु एक्स की ओर खिसक जाएगी, और अगर वाई की तरफ ज्यादा बल लगेगा तब यह वस्तु वाई की ओर खिसक जाएगी। उस स्थिति में लगने वाले बल को कहा जाएगा असंतुलित बल। संतुलित बल द्वारा वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और असंतुलित बल, यदि पिंड पर भिन्न भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल लगाए जाएं, तब इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू कर देता है। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं होते हैं और इन बलों को असंतुलित बल कहा जाएगा। असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है, अर्थात किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल ही उसे गति प्रदान करता है। अर्थात अब क्लियर होता है कि संतुलित बल वस्तु को गति प्रदान नहीं करता है। अगर वस्तु को गति देनी है, वस्तु की चाल में परिवर्तन करना है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन करना है, या हमें चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन करना है, तब उस वस्तु पर हमें असंतुलित बल लगाना होगा। एक एक्टिविटी और हम करते हैं। हम एक्टिविटी करते हैं कि एक बॉक्स है और वो बॉक्स खुरदरे फर्श पर रखा है। उस खुरदरे फर्श पर रखने पर रखा है और ये दो बच्चे हैं
और इस बॉक्स को खिसकाने का प्रयास करते हैं, आगे की ओर पुश कर रहे हैं। मध्य में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन चलती है पुश पुल। उसका नाम पुश पुल ट्रेन क्यों है? उसमें इंजन सभी जो कोच हैं, डिब्बे हैं, उनके बीच में होता है और वो इंजन आधी ट्रेन को पुश करता है, आधी ट्रेन को, आधे डिब्बों को पुश करता है और आधे डिब्बों को पुल, मतलब आधों को खींचता है, आगे को आगे की ओर धकेलता है और उस ट्रेन को पुश पुल कहा जाता है। इस प्रकार पुश के द्वारा भी और पुल के द्वारा भी दोनों कंडीशन में बल लगता है इंजन के द्वारा। अब ये दोनों बच्चे इस बॉक्स को खिसकाने का प्रयास करते हैं, किंतु आरंभ में जब वो कम बल लगाते हैं तो वह बॉक्स को खिसका नहीं पाते हैं। उसका कारण यह है कि इस बॉक्स के तल और जमीन के बीच जो फर्श है, खुरदरा फर्श है, उनके बीच घर्षण बल लगता है। घर्षण बल क्या होता है? मैं आपसे क्रिकेट की बात करूंगा। आप बैटिंग कर रहे हैं, आपने जमीनी शॉट लगाया, हवा में उछालकर आपने नहीं खेला, जो कि आप लोग पसंद नहीं करते होंगे। बच्चे हैं, सिक्स या तो बाउंड्री के पार चला जाए अच्छी बात है, परंतु जमीनी शॉट हमने लगाया और मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि वो गेंद फील्ड में घिसटती हुई चली गई और किसी प्लेयर के रोक के बिना ही वो अपने आप रुक गई। ऐसा क्यों होता है? आप अपने घर पर भी अगर फर्श थोड़ा खुरदरा है, आप कोई बॉल लुढ़का दीजिए, बॉल कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि बॉल और जमीन के बीच एक बल कार्य करता है, वह बल गति का विरोध करता है और उस बल को घर्षण बल बोला जाता है। जब तक इन बच्चों द्वारा बॉक्स पर लगा बल घर्षण बल से कम होगा, यह बॉक्स नहीं खिसकेगा। जब एक स्थिति ऐसी आती है कि ये बच्चे इस बॉक्स को खिसका पाते हैं, किंतु वो तभी खिसका पाएंगे जब आगे की दिशा में लगाया गया बल बॉक्स और फर्श के बीच लगने वाले घर्षण बल से ज्यादा होगा, क्योंकि घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। और जब आरोपित बल का मान घर्षण बल के मान से ज्यादा हो जाएगा, एक असंतुलित बल उत्पन्न होगा और उस असंतुलित बल लगेगा और उस असंतुलित बल के कारण ही ये बॉक्स आगे की ओर खिसकेगा। अगर यह फर्श खुरदरा ना होकर चिकना होता, तब क्या बॉक्स को खिसका पाना आसान होता या मुश्किल होता? शायद आप समझ गए होंगे कि अगर चिकना फर्श होगा तो घर्षण बल कम लगता और बॉक्स को हम इजीली खिसका पाते। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तब ही गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल संतुलित हो। संतुलित बल अगर लग रहा है, केवल उसी कंडीशन में समान वेग से गतिशील हो सकती है तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है, जैसे मैंने बताया पहले, असंतुलित बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन हो सकता है या उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु के वेग, वस्तु की चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाए। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। त्वरित करने का अर्थ है वस्तु की स्पीड, वस्तु की चाल लगातार बढ़ रही है, जैसा कि कुछ बच्चे करते हैं। बच्चे अपनी साइकिल की स्पीड लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। तो बच्चे, अगर साइकिल की स्पीड आप बढ़ा रहे हैं तो आप कौन सा बल लगा रहे हैं? असंतुलित बल। और आपके द्वारा लगाया गया बल टायर और पृथ्वी के बीच लगने वाले घर्षण बल, फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तभी आप साइकिल आगे चला पाएंगे। गति के प्रथम नियम की अब हम चर्चा करते हैं। गैलीलियो और न्यूटन ने गति के कुछ नियम दिए हैं। वस्तुओं को किसी आनक तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। अगर कोई वस्तु किसी निश्चित चाल से चल रही है, तब वह वस्तु उसी चाल से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया और न्यूटन ने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को व्यक्त करते हैं, और इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। आज हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे। न्यूटन ने गति का प्रथम नियम निम्न प्रकार दिया: प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था
या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अगर कोई वस्तु है और वह वस्तु स्थिर है तब वह स्थिर बनी रहेगी। कब तक? आप उसे देखते रहें, अपने सामने बैठी रखी हुई किसी वस्तु को, आपके सामने कोई स्टूल रखा है तो रखा रहेगा जब तक उस पर कोई आप बल ना लगाए। अगर कोई वस्तु किसी नियत चाल से सरल रेखा में गति कर रही है तो वो उसी चाल से चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाए, कोई बाहरी बल कार्य न करे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गति की अवस्था मीन्स या तो वस्तु स्थिर अवस्था में है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तब वह स्थिर अवस्था में बने रहना चाहती है। अगर उसकी आप अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तब वह उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी। अगर कोई वस्तु चल रही है, नियत चाल से चलना चाहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बल ना लगे। जब आपने क्रिकेट में शॉट मारा, जमीनी शॉट लगाया, आपकी बॉल जमीन से लगती भी जा रही है, अगर घर्षण बल ना हो, अगर जमीन और गेंद के बीच घर्षण बल कार्य ना करे तब वह गेंद नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। गेंद और जमीन के बीच कुछ ना कुछ घर्षण बल अवश्य लगेगा और वह घर्षण बल उसकी गति का विरोध करेगा और उस घर्षण के कारण ही वह गेंद रुकती है। तब न्यूटन ने बताया था कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। हम बोलचाल में भी कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल जड़त्व हो गया। जड़त्व मीन्स कि आप अपने जो कार्य करने को तैयार ही नहीं है, आप अपनी अवस्था को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात अपनी अवस्था का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व तथा द्रव्यमान। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह वस्तु विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व या इनर्शिया कहा जाता है। जैसे अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, जब छुट्टियां चलती हैं, अभी लॉकडाउन की अवधि में जब छुट्टियां चली तो बच्चे अपनी प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर एकदम से स्कूल कॉलेज खुलते हैं, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, कॉलेज खुल गए, तो शुरू में क्या होगा, बच्चे का बड़ा विरोध करना पड़ता है। कि बच्चे बड़े विरोध करते हैं कि यार मजा आ रहा था, छुट्टियां चल रही थी, वीडियो खेल रहे थे, वीडियो गेम खेल रहे थे, और बहुत से मोबाइल चला रहे थे घर पर, परंतु एकदम पढ़ना पड़ गया। तो अपनी मूल अवस्था का विरोध करना वो जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं आपके सामने एक हाथी खड़ा है, उस हाथी को जरा धक्का मार के गिरा दो, क्या आप गिरा पाएंगे? और आपके सामने हाथी की जगह कोई छोटा जानवर खड़ा हो तब आप आराम से गिरा पाएंगे। स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अपेक्षाकृत हल्की वस्तुओं से अधिक होता है। जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी उसका इनर्शिया, उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो अपनी अवस्था परिवर्तन का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। जड़त्व को द्रव्यमान से मापा जाता है। जितना ज्यादा भारी वस्तु उसका उतना ज्यादा जड़त्व। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इनके ऊपर कुछ हम व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। आप जा रहे हैं किसी बस में, जब हम मोटर में, कार में, बस में खड़े होते हैं और मोटर बस अचानक चल पड़ती है, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? ऐसा अक्सर आप सबके साथ हुआ होगा। हम बस में खड़े हैं और बस अचानक चल रही है, अचानक चल दी, बस खड़ी थी, अचानक चल दी, तो क्या होगा? मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है। हमारे पैर तो गाड़ी के साथ मूवमेंट में आ जाते हैं और उसके साथ चल देते हैं, किंतु जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो जड़त्व के कारण उस गति का विरोध करता है और इस विरोध के कारण हम पीछे की ओर झुक जाते हैं।
ऐसा अचानक होता भी है कि सीट बेल्ट की बात आ गई, जो मैंने शुरुआत में आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि सीट बेल्ट को सरकार क्यों चालान काटती है, क्यों बार बार कहते हैं सीट बेल्ट। जब कोई गतिशील गाड़ी अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है। जैसे ही ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, गाड़ी के साथ साथ सीट भी रुक गई। सीट रुकने के साथ साथ किंतु हमारा जो शरीर है वो जड़त्व के कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही रहना चाहता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे, जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो सीट तो रुक गई गाड़ी के साथ साथ, किंतु जो हमारा शरीर है वो जड़त्व के कारण गतिमान ही रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है। उस कारण हमारा शरीर आगे की ओर चला जाता है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी होगी और हमने अचानक ब्रेक लगा दिए तो हमारा सिर आगे पैनल में लग सकता है, शीशे में लग सकता है। अगर हमने सीट बेल्ट लगा रखी है तो क्या होगा, हमारे आगे जाने की स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है हम आगे जाएं और फिर वापस सीट पर आ जाएं और हम दुर्घटना से बच सकते हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन कि जब भी आप कार में बैठे, एरोप्लेन में बैठे, अपने सीट बेल्ट लगाएं। आप अपने साथ अगर गार्जियन आपके जा रहे हैं उन्हें भी आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है। आप चर्चा करें, अपने डैडी से भी चर्चा करें, जो भी गार्जियन आप जा रहे हैं उनके साथ चर्चा करें कि अगर हम कार में बैठेंगे, अगर हम अचानक ब्रेक आप लगा दोगे, अचानक आगे कोई आ गया, कोई जानवर आ जाए, कोई अन्य गाड़ी आ जाए, अचानक ब्रेक लगाने पड़ जाए तो क्या होगा, हमारा जो सीट है वो तो गाड़ी के साथ स्थिर हो जाएगी, परंतु हमारी जो शरीर है वो स्थिर होना नहीं चाहेगा। इनर्शिया के कारण उसका विरोध करेगा और इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण हमारा शरीर गतिमान रहना चाहेगा और हमारा शरीर आगे बॉडी शीशे में, अन्य चीजों में टकरा सकता है। और भी जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? भाई गाड़ी तो मोड़ी हमने और हम तो गाड़ी के अंदर हैं, तो हम क्यों झुक जाते हैं? हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। मैंने बताया ना, हर वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करना चाहती है, जड़त्व के कारण अपने परिवर्तन का विरोध करती है। अभी कोई भी नई चीज आती है, हमेशा ह्यूमन बिहेवियर भी इनर्शिया है, हम हमेशा परिवर्तन का विरोध करते हैं। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, क्योंकि संतुलित बल लगाने से तो चेंज नहीं होगी डायरेक्शन, असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर को झुक जाते हैं। आइए गेम की बात करते हैं जो आप सब खेलते हैं, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में आपने देखा, आप जो गिट्टी, गोट, जो भी आप इन्हें कहते हैं, जब बीच में हम लगाते हैं और शुरुआत जिसकी चांस होती है वो हमेशा ऐसे स्ट्राइकर मारता है कि नीचे की गोट निकाल जाती है, नीचे क्यून भी रख देते हैं और कहते हैं एक बार में निकाल दिया और पूरी बिल्डिंग खड़ी रही। ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने बताया, जब हम स्ट्राइकर लेते हैं और स्ट्राइकर से बीच वाली जो सबसे नीचे वाली जो ये गोट है उस पर स्ट्राइक करते हैं, तब क्या होगा, ये निकल जाएगी स्पीड के साथ, और बाकी जो ऊपर की ये और भी पॉइंट्स हैं, ये सब क्या होगा, ये सब जड़त्व के कारण मूवमेंट में आना नहीं चाहेंगे, गति का विरोध करेंगे और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे बैठ जाएगी और नीचे की गोट निकल जाती है। आपने देखा होगा, अगर कभी कभी गोल छेद होता है कांच में, एक बहुत गोली मार दी, पतली सी गोली बहुत स्पीड से मार दी, तो वही कांच टच में आता है और पार निकल जाती है गोली और बाकी कांच शेष वहीं रह जाता है। एक और गेम की बात करते हैं। आप एक गिलास लेना और गिलास के ऊपर, जैसे मैं दूसरी पिक्चर आपको ये दिखाई कि एक गिलास लेना, उस गिलास पर आपने कार्डबोर्ड रखा और कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखते हैं और इस कार्डबोर्ड को आप बड़ी स्पीड के साथ या तो आगे की ओर धकेल दीजिए या पीछे की ओर खींच दीजिए सीधा, तो आप देखेंगे ये कॉइन जो है नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्डबोर्ड तो मूवमेंट में आ जाएगा सीधा खींचने पर या सीधा धकेलने पर, किंतु ये कॉइन जड़त्व के कारण स्थिर बनना चाहेगा, रहना चाहेगा जैसे रखा है मजे में, और जब ये कार्डबोर्ड हट जाएगा नीचे गिर जाएगा, ये कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाएगा। अगर हाँ आपके कार्ड खींचने या आगे की ओर धकेलने की स्पीड कम है, तब जरूर ऐसा होगा कि ये सिक्का कार्ड के साथ चला जाएगा। और भी एक क्वेश्चन लेते हैं कि जब किसी छड़ी से एक कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, क्यों?
आपने देखा एक दरी है, उस दरी को हमने छड़ी से पीटा, धूल के कण झड़ गए, धूल के कण नीचे आ गए। वही कारण कि जब जड़त्व के कारण धूल के कण विराम में रहने का प्रयास करते हैं, जब दरी पर जब छड़ी से बल लगाया जाता है तो वह दरी आगे की ओर गति करती है और धूल के कण वहीं के वहीं ठहर जाते हैं और नीचे की ओर गिर जाते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। निश्चित रूप से पत्थर का जड़त्व ज्यादा होगा, क्योंकि पत्थर का भार रबड़ की गेंद के भार से ज्यादा होगा और जड़त्व द्रव्यमान की माप है। जिसका भार ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उसका जड़त्व ज्यादा। एक साइकिल, एक रेलगाड़ी का जड़त्व साइकिल की अपेक्षा ज्यादा होगा। एक 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का 1 रुपए के सिक्के से ज्यादा जड़त्व वाला होगा। आज हम अंत में चर्चा करते हैं, आज आपने क्या क्या सीखा। आपने सीखा कि वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए हम एक बल का प्रयोग करते हैं। किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। आपने सीखा गति का प्रथम नियम कि वस्तु अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। आपने सीखा वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है और इसका SI मात्रक किलोग्राम केजी होता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। ऑनलाइन अभ्यास प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य MHRD द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।